गुड मॉर्निंग। तो आज से हम अपना जो इंडियन हिस्ट्री है उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, आज से हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जो पहला हमारा इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी खोज किसने की, किसने इसको सिंधु घाटी नाम दिया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसकी खोज किसने की। देखिए हम सीक्वेंस वाइज करेंगे कि कौन से सन में किसने क्या बोला है। तो देखिए 1826 में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। तो उन्होंने पाकिस्तानी क्षेत्र का, जैसे कि देखिए भारत है तो भारत का कुछ उस टाइम तो मतलब पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो उन्होंने पाकिस्तानी क्षेत्र का दौरा किया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। ये मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला था कि जरूर यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसकी खोज नहीं की थी, बस उनका एक अनुमान था। तो उसको भी उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। तो उन्होंने इस पत्रिका में कहा था कि यहाँ पर ज़रूर कोई सभ्यता है। उसका कोई नाम नहीं दिया था, बस उन्होंने एक अनुमान लगाया था। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अनुमान किस व्यक्ति ने लगाया था, मैं अनुमान की बात कर रही हूँ ना कि इन्होंने बताया था, ठीक है। तो अनुमान किसने लगाया था? चार्ल्स मैसन ने। फिर बात करते हैं कि नेक्स्ट 1856 की बात है। देखिए कराची और लाहौर के बीच ट्रेन जो रेल बिछाई जा रही थी, रेल की पटरी बिछाई जा रही थी। तो वहाँ पर जो दो अधिकारी थे, दो व्यक्ति थे, बर्टन बंधु कहा जाता है जिनको, एक का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। तो ये वहाँ के मतलब इनको हेड थे एक तरह से, वहाँ के जो ये सारा काम करा रहे थे। तो वहाँ से इन्होंने क्या किया, एक टीले से इनको कुछ ईंटें प्राप्त हुई और इन ईंटों को इन्होंने क्या कर दिया था, वो पटरी है उसकी लाइनों पे बिछा दिया था। कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से हम देखते हैं कि पूरी तरह से हमें सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले थे, क्योंकि वहाँ से काफ़ी संख्या में ईंटें हटा ली गई थी। तो लेकिन इन लोगों को भी यहाँ तक ये नहीं पता चला था कि यहाँ कोई सभ्यता है। इन्होंने सोचा था कि यहाँ कोई मकान होगा या कोई बिल्डिंग है। इन्होंने बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट आए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उन्होंने 1853 से और 56 के बीच इस क्षेत्र का दौरा किया था। इन्होंने काफ़ी शोध भी किया था, लेकिन इनको इतनी सफलता नहीं मिली थी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी हमसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि कौन पहले आया है। तो चार्ल्स मैसन, फिर बर्टन बंधु, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम और फिर आते हैं जॉन मार्शल। तो ये कभी कभी एग्जाम्स में हमसे सीरीज वाइज इसका आरोही अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में निम्न व्यक्तियों को योगदान रहा है, इन्हें आप आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, ठीक है। फिर आते हैं जॉन मार्शल, वो आए थे 1921 में। जॉन मार्शल कौन थे? ये भारतीय जो पुरातात्विक विभाग होता है इसके ये प्रमुख थे। इनके नेतृत्व में दो भारतीय काम कर रहे थे, जिनमें से एक थे दयाराम साहनी और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। इनकी देख रेख में इन दो व्यक्तियों ने यहाँ पर खुदाई का कार्य किया था, ठीक है। और खुदाई का कार्य करने पर दो स्थान थे, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिले थे। लेकिन किस व्यक्ति ने कौन से की खुदाई की थी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए दयाराम साहनी ने तो की थी हड़प्पा की खुदाई और राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खुदाई। तो ये भी बहुत बार हमसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की। तो ऑप्शन में हमें दोनों ही दिए जाते हैं, राखलदास व दयाराम साहनी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? दयाराम साहनी। और हम मोहनजोदड़ो की किसने की थी? राखलदास ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राखलदास और दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की थी। तो हमारा आंसर होना चाहिए जॉन मार्शल में। किस सन में की थी? 1921 में। अब बात करते हैं कि इसको किस काल के अंतर्गत माना गया है, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस काल के अंतर्गत आती है। तो जॉन मार्शल के अनुसार देखते हैं, इन्होंने कहा था कि 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना गया है, ठीक है। ये तो थे एक विदेशी, लेकिन डीपी अग्रवाल ये एक भारतीय थे। इन्होंने जो इसका समय माना है वो है 2300 से 1750 बीसी। इन्होंने किस आधार पर माना? इन्होंने माना था कार्बन 14 पद्धति। अभी कार्बन 14 पद्धति क्या होती है?
इसके आधार पर जीवाश्मों का पता लगाया जाता है कि ये जीवाश्म कितने पुराने हैं। तो जीवाश्मों के लिए जिस पद्धति को प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डायनासोर है, तो डायनासोरों को किस आधार पर कहा गया है कि ये इतना करोड़ वर्ष पूर्व भारत मतलब दुनिया में थे, तो कहीं ना कहीं कार्बन 14 पद्धति के आधार पर ही उनके जीवाश्म जो मिले हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसके आधार जो समकाल है उसको बताते हैं। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसका समयकाल कार्बन 14 पद्धति के आधार पर 2300 से 1750 माना गया है। ठीक है, और इसी का समर्थन किसने किया है? डीपी अग्रवाल ने। देखिए, तो इस तरह से अगर मुख्यतः इसका सब जिस पर कि सभी जो पुरातत्ववेदा सहमत हों तो वो काल माना जाता है 2500 से लेकर 1700 BC। ये इसका एग्जैक्ट काल माना जाता है जिसको कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसका क्या क्या नाम रखे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। देखिए, इसको एक सिंधु सभ्यता कहा जाता है जो कि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो सिंधु सभ्यता ही है। तो ये क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। दूसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसको थोड़ा कम माना जाता है, बहुत ही कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्यों माना गया है? क्योंकि सिंधु सभ्यता बोलते हैं कि सिंधु नदी के साथ साथ यहाँ पर सरस्वती नदी के होने के भी प्रमाण मिले हैं, इस कारण से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, फिर है हड़प्पा सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल था, देखिए बहुत सारे स्थल मिले हैं जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, आगे हम और भी देखेंगे, तो बहुत सारे स्थल मिले हैं। तो जो पहला स्थल था जिसकी खुदाई की थी वो था हड़प्पा, तो उसी के आधार पर इसको क्या बोला गया है? हड़प्पा सभ्यता। हम देख ही चुके हैं हड़प्पा की खुदाई किसने की है? दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका उद्भव कैसे हुआ है, कि मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो उसके संबंध में हम कुछ तथ्य देखते हैं। देखिए, मिस्र में एक सभ्यता है जिसको बोलते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही एक सभ्यता मिलती है जिसका नाम है सुमेरियन सभ्यता। इस सभ्यता में मतलब कहा जाता है जो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे वो यहाँ थे और उन्होंने ही इस सभ्यता का निर्माण किया था। और ये मत किसने दिया है? ये विदेशी इतिहासकारों ने दिया है। और उनमें कौन कौन थे प्रमुख से? जॉन मार्शल, गार्डनर चाइल्ड और क्या बोलते हैं, डीडी कौशाम्बी थे। तो ये इनके प्रमुख विदेशी मतकार थे जिन्होंने बोला था कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण सुमेरियन सभ्यता द्वारा किया गया है। देखिए, ये इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि जो यहाँ के जो नगर थे, नालियाँ थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसा स्ट्रक्चर मिला है सेम टू सेम सुमेरियन सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। तो उसी के आधार पर इन्होंने इस कहा था कि ये कहीं ना कहीं सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा बसाई गई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जो स्थानीय मत है उसके अनुसार बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया गया है। इसमें भी दो मत आते हैं। देखिए, पहला है राखलदास बनर्जी का मत। राखलदास बनर्जी जो कि मतलब जिन्होंने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, उनके अनुसार जो द्रविड़ जाति के लोग थे उन्होंने सिंधु सभ्यता के निर्माता कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस जाति के लोगों को सिंधु सभ्यता का निर्माता कहा गया है। तो कौन सी जाति के लोग हैं? द्रविड़ जाति के। और ये किसके अनुसार है? राखलदास बनर्जी। इसके अलावा दो व्यक्ति और हुए हैं, TN रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप। उनके अनुसार सिंधु सभ्यता का निर्माण आर्यों द्वारा किया गया है, लेकिन इस मत को कोई नहीं मानता है। जो सर्वमान्य मत है वो है राखलदास बनर्जी का कि द्रविड़ जाति के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि सिंधु की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, जो पहली विशेषता है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता क्योंकि यहाँ पर एक तरह से जो इसका स्ट्रक्चर था वो नगर के रूप में बसा हुआ था। यहाँ पर नालियों की व्यवस्था अच्छे से की गई थी, मकान बिल्कुल अच्छे से बनाए गए थे, व्यापार पर केंद्रित थे, क्योंकि जो ग्रामीण होता है वो कृषि पर आधारित होता है, लेकिन नगरीय व्यवस्था कहीं ना कहीं व्यापार पर आधारित होती है। तो ये सभ्यता व्यापार पर आधारित थी। देखिए, फिर अब बात करते हैं ये कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। ये बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन, ताम्र युगीन या पत्थर युगीन। तो ये कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन कैसे है कि देखिए, सबसे पहले जो धातु खोजी गई थी वो थी तांबा, और तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है कांस्य।
तो जो सबसे ज़्यादा कांसे का यूज़ मिला है ना वो यहीं पे मिला है, इस सभ्यता की खुदाई में कांसे की चीज़ें बहुत, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है एक, तो इस कारण इसको क्या बोला गया है, कांस्य युगीन सभ्यता। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे पहली जो धातु खोजी गई थी वो कौन सी थी, तो वो थी तांबा। ठीक है, ये आध ऐतिहासिक सभ्यता है। आध ऐतिहासिक से मतलब क्या है, देखिए जो हम अगर कालक्रम देखें इतिहास का तो कैसा होता है, प्राग ऐतिहासिक, फिर आद ऐतिहासिक और फिर ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक क्या होता है कि जिसमें ना तो आप कोई लिपि लिखना जानते हो ना ही उसे पढ़ना जानते हो, मतलब पूरी तरह से ना उसमें पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, तो वो है हमारी प्राग ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक वो होती है कि इसमें लिपि का आविष्कार तो हो गया है, लिपि लिखी भी गई है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद ऐतिहासिक सभ्यता है। इसमें लिपि तो मिली कैसी है, चित्रों के रूप में जो लिपि मिली है, कुछ चित्र बने हुए हैं, उसी को लिपि का नाम दिया ही नहीं गई है, तो इस कारण से ये आद ऐतिहासिक सभ्यता में आती है। और ऐतिहासिक सभ्यता ऐसी सभ्यता जिसे लिखा और पढ़ा दोनों तरह गया है। तो ये हो गया हमारा कि कौन क्या विशेषताएं होगी इसकी, कांस्य युगीन है, नगरीय सभ्यता है और आध ऐतिहासिक सभ्यता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये एक शांति प्रिय सभ्यता भी है। देखिए क्यों, क्योंकि जब भी यहाँ खुदाई की गई थी तो यहाँ पर कोई अस्त्र शस्त्र या युद्ध के कुछ भी प्रमाण नहीं मिले हैं, तो इस कारण से इसको बोला गया था कि ये एक तरह से शांति प्रिय सभ्यता है। दूसरा व्यापार प्रधान सभ्यता, जो मैं बता ही चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर व्यापार के बहुत साक्ष्य मिले हैं, तो इस कारण ये व्यापार प्रधान थी। क्योंकि जो नगरीय सभ्यता होती है वो कभी भी कृषि प्रधान नहीं होती, वो व्यापार प्रधान ही होती है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। ठीक है, फिर यहाँ का सामाजिक कैसा था, देखिए जो समाज था वो दो वर्गों में बटा हुआ था, या बोले तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दो क्षेत्रों में बटी हुई थी। कुछ लोग जैसे कि ये मान लीजिए ये ऊपर की ओर रहते थे और कुछ नीचे की ओर रहते थे। ये ऊपर की ओर रहते थे, थोड़ा उच्च दुर्गीय कहलाता था, तो यहाँ पर धनी वर्ग रहता था, और ये था जो हमारा निम्न स्थान था, थोड़ा नीचे की ओर पड़ता था, नीचा टीला होता था, तो यहाँ पर निर्धन लोग, या फिर यह बोले कि जैसे कि कृषक लोग रहते थे, तो ये सारे व्यापारी लोग रहते थे वो उच्च वर्ग में, जो और जो कृषक हुए या फिर जो डेली का काम करने वाले होते हैं, तो वो सारे किस में आते थे, हमारे निचले वर्ग में। तो ये दो भागों में बटा हुआ था। देखिए अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए ये बलूचिस्तान है, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में एक स्थान है सूत कागेडोर। ठीक है, तो वो कौन से नदी के किनारे है, दाश्क नदी के, यहाँ से शुरू होकर ये कौन सा है, पश्चिमी एरिया, और यहाँ पर उत्तर में जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थान है, मांदा, जो कि किस नदी के किनारे है, चिनाब। फिर आता है हमारा यूपी, यूपी में कौन सा जिला है, आलमगीरपुर, और नदी कौन सी है, हिंडन नदी। फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो स्थान है वो है दईमाबाद, और नदी कौन सी आ रही है हमारी, एक मिनट, ये है गोदावरी नदी। ठीक है, तो अगर इसका क्षेत्र पूछा जाता है तो ये देखिए आप यहाँ से देखिए इस तरह से इसको बनाएं कि ये कितना बड़ा क्षेत्र बन रहा है इसका। तो ये अगर हमसे पूछा जाए किस ओर है, तो ये कहाँ हो गया हमारा, ये उत्तर पश्चिम में। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके स्थान की। देखिए ये पूरा जो एरिया है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगर हमसे बात की जाए कि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो ये है हमारी 1400 किलोमीटर। ठीक है, अगर हमसे पूछी जाए पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, तो है 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया है इसका। कई बार पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, तो कितने में है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अभी देखिए ये मैं आप इसलिए बता रही हूँ, देखिए मिस्र की जो सभ्यता है और दोनों सभ्यताओं को भी जब मिला दिया जाता है तो भी ये सभ्यता इन दोनों के मिलने के बाद भी 12 गुना ज़्यादा बड़ी सभ्यता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं विश्व की एक विस्तृत सभ्यता थी जो कि बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। देखिए, और ये सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा है अफगानिस्तान।
तो ये 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है। आगे देखते हैं। देखिए मैं ये बता ही दिया है मैंने, इसका क्षेत्रफल कितना है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। स्थिति इसकी उत्तर पश्चिम हो गई है, और उत्तर से दक्षिण में लंबाई 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। मिस्र सभ्यता और इराक की सभ्यता को जोड़ने के बाद भी 12 गुना ज़्यादा बड़ी सभ्यता है। 3 देशों में इसका विस्तार है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए वर्तमान के में इसके 1500 से ज़्यादा स्थल मिले हैं। जब इसका स्टार्टिंग में खुदाई की थी तो इसके लगभग 40 ही स्थल मिले थे, लेकिन वर्तमान में कितने मिल गए हैं 1500 तक स्थल, जिसमें से कि 900 तो भारत में है, 2 अफगानिस्तान में है, और बाकी के जो बच रहे हैं लगभग 500 के लगभग वो कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में। देखिए अब भारत में बात करते हैं तो भारत में ये कितने राज्यों में है, 7 राज्यों में, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी। इन 7 राज्यों में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलते हैं, जिसमें कि सर्वाधिक स्थल किसमें मिलते हैं, गुजरात। अब आगे देखते हैं हम। देखिए जैसे कि मैंने मैप से आपको बता दिया है, कहाँ मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात, और ये हो गया हमारा महाराष्ट्र। तो इन 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलते हैं। अफगानिस्तान में 2 जगह मिलते हैं, ठीक है। अब अफगानिस्तान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, वो है सोतुगोई और मुंडीकाक। ये इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में आपको ये स्थान देकर आपसे मिलाप करवाने के लिए कि आप मिलाइए इनको कि कौन सा स्थान किस जगह मिल रहा है, तो ये भी जानना इसलिए हमें ज़रूरी है। फिर बात करते हैं पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान में जो मिला था वो था हड़प्पा, ठीक है, जो कि किस नदी के किनारे है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, जिसकी की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। तो किस नदी के किनारे है वो, रावी नदी के किनारे। ये बहुत बार पूछा गया है, आप इसको लिख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है रावी नदी के किनारे। ठीक है, और ये कहाँ मिल रही है, पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र आता है यहाँ पर। देखिए पाकिस्तान में जो 3 जिले हैं उनमें जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसमें कि पंजाब क्षेत्र आता है, एक सिंध आता है, एक आता है बलूचिस्तान, ठीक है। तो हड़प्पा पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में हमारा मोहनजोदड़ो आता है, जिसकी किसने खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने। देखिए ये सिंधु नदी के दाएं तट, नदी के तट पर है, तो रावी नदी के, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। ऐसे कि चहुदड़ो वो भी सिंधु नदी के बाएं तट पर है। इसके अलावा कोट दीजी मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए हैं सिंध प्रांत के। अब बात करते हैं हम बलूचिस्तान प्रांत की। यहाँ पे सूत का गेडोर मिलता है, जो कि हमारा सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थान था, जहाँ से कि जैसे कि हो गया पूरा नक्शा, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये था सूत कोडोर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बन रहा था, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान पे। इसके अलावा डाबरकोट और बालाकोट भी मिलते हैं। अब देखते हैं भारत में कौन कौन से स्थल में। देखिए भारत में 7 राज्यों में मिलता है। पहला है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का हमने देख लिया था, एक ही स्थल है मांडा स्थल, जो कि सबसे उत्तर में है, ठीक है। और 21 नदी के तट पर है, चिनाब नदी के। ये नदियाँ हमें याद रखनी होगी अच्छे से। जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है, वो है रावी। जो मोहनजोदड़ो है वो है सिंधु नदी, और मांडा है वो किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के। पंजाब में 2 स्थान है, रोपर जिसको रोपड़ भी बोला जाता है, और संघोल, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा। देखिए हरियाणा में जो स्थान है वो है 3। देखिए पहला है बनावली। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है बनावली से पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जो मिट्टी का हल है, मतलब मिट्टी का बना हुआ हल और बैलगाड़ी का खिलौना, ये दोनों चीज़ें हमें बनावली स्थान से मिली हैं, और ये बनावली कहाँ है, हरियाणा में। इसके अलावा है राखी गढ़ी। देखिए जो राखी गढ़ी है, वर्तमान में अगर बात की जाए कि भारत में मतलब स्वतंत्र भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर पूछा जाता है तो वो है राखी गढ़ी। लेकिन खाली अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि वो 3 देशों में फैली हुई है, तो बात की जाए तो कौन सा नगर सबसे बड़ा है, तो वो है मोहनजोदड़ो। अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो वो है राखी गढ़ी। फिर आता है एक भगवानपुरा, ठीक है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की।
देखिए गंगा का अर्थ बहुत बार पूछा गया है, काले रंग की चूड़ियाँ। देखिए काली गंगा में जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और साथ में हल के निशान मिले हैं। यहाँ पर एक अग्निकुंड भी मिला है और इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल व बीके थापर ने। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कालीबंगा की खोज किन दो व्यक्तियों ने की थी, तो वो है बीबी लाल और बीके थापर। और ये भी पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। इसके अलावा बालाथल एक ही मिलता है यहाँ पे। तो दूसरा है हमारा 5वां राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? आलमगीर, जो कि कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थान। इसके अलावा है संघोली। फिर देखते हैं महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में दाइमाबाद मिलता है, जो कि अहमदनगर जिले में है। ठीक है, जो कि ये सबसे दक्षिणतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर देखते फिर देखते हैं गुजरात। देखिए गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्वतंत्रता के बाद, तो वो कहाँ मिले हैं? गुजरात में। तो सबसे पहले यहाँ पर है लोथल, जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी कहा जाता था। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल को कहा गया है, तो वो है लोथल। यहाँ पर अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं और साथ में चावल के प्रमाण। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि चावल के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं, तो कौन सा है हमारा? लोथल। नेक्स्ट है हमारा धौलीवीरा। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अभी तक मैं बता रही थी आपको कि दो भागों में बटी हुई थी। एक उच्च स्थान जहाँ पर अमीर लोग रहते थे, एक निम्न स्थान जहाँ पर सामान्य जनता रहती थी। लेकिन जो धौलीवीरा सभ्यता है, तो एकमात्र ऐसी सभ्यता थी संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की, जहाँ पर कि जो नगर है वो कितने हिस्सों में बटा था। भी पूछा गया है कि 3 खंडों में सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सा स्थल बटा हुआ था, तो कौन सा था? धौलीवीरा। और एक और थे, देखिए जल निकासी के लिए यहाँ पर लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। बाकी सभ्यता में, पूरी संपूर्ण सभ्यता में सिंधु घाटी के जितने भी संपूर्ण स्थल हैं, उसमें जो नालियाँ बनी हुई थी, कहीं ना कहीं उनमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। लेकिन एकमात्र धौलीवीरा ऐसा स्थान था जहाँ पर नालियाँ लकड़ी की बनाई हुई थी, और ये जल निकासु हेतु सबसे सुव्यवस्थित स्थान भी धौलीवीरा ही था। ठीक है, फिर देखते हैं सूत कोटड़ा। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है कि घोड़े की अस्थि के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं, तो वो कहाँ मिले हैं? सूत कोटड़ा में। और ये सूत कोटड़ा कहाँ पड़ता है? धौलीवीरा में। देखिए लेकिन ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये पूछा जाता है कि क्या वो घोड़े से परिचित थे, तो वो परिचित नहीं थे, क्योंकि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में इसके अवशेष नहीं मिले, खाली एक स्थान पर मिले हैं और वो है सूत कोटड़ा में। ठीक है, घोड़े के अस्थि के अवशेष केवल एक स्थान पर मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा है रंगपुर। रंगपुर में भी चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल के अलावा अगर कोई दूसरा स्थान है जहाँ पर चावल के अवशेष मिले हैं, तो वो कौन सा है? रंगपुर, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल यहीं पर मिले हैं, गुजरात में, सिंधु घाटी सभ्यता के। अब हम देखते हैं इसकी नगर नियोजन की कुछ विशेषताएं देखते हैं। देखिए ये जो नगर नियोजन था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ग्रिड पद्धति क्या होती है? देखिए जैसे कि ये सड़क है, ये भी एक सड़क है, ये एक सड़क है, ये एक सड़क है। अब ये सड़क एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। ठीक है, इस तरह के किनारे किनारे पर घर बने हुए हैं। ठीक है, तो यही होती है ग्रिड पद्धति कि सड़क है, जो सड़क है एक दूसरे को समकोण पर काटे और जो घर हों वो सड़क के किनारे किनारे बने हों। तो जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, कैसी व्यवस्था थी, वो कौन सी सभ्यता में थी? वो थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, जिसमें कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके अलावा जो दरवाजे होते थे, जैसे कि ये सड़कें थी, इसके अलावा बीच बीच में छोटी छोटी सड़कें भी थी। तो जो ये दरवाजे होते थे, तो वो मेन सड़क की ओर ना खुल के अंदर की ओर खुलते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में है, जो घरों के दरवाजे हैं वो किस ओर खुलते थे? घरों के अंदर की ओर, सड़क की ओर, मुख्य सड़क की ओर, तो वो घरों के अंदर की ओर खुलते थे। ठीक है, तो मुख्य सड़क की लंबाई कितनी होती थी? 10 मीटर चौड़ी, और जो अन्य सड़क होती थी वो होती थी 3 मीटर चौड़ी। सॉरी, मैंने 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 मीटर चौड़ी होती थी वो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो नगर था उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक था पूर्वी नगर,
जिसको कि निचला नगर कहा जाता था, जहाँ की सामान्य जनता रहती थी, कि कृषक और या फिर जो जैसे कि मोची या फिर जो रोजमर्रा के काम करते थे वो लोग रहते थे। पश्चिमी में नगर, जिसको कि ऊपरी नगर या दुर्ग कहा गया था, वहाँ पर अमीर लोग रहते थे, मेनली जो व्यापारी लोग होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपरी नगर था, इसके चारों ओर दीवार बनाई गई थी, और वो दीवार कैसी बनाई गई थी, ईंटों से, और वो भी कच्ची ईंटों से, ठीक है। और जो यहाँ मकान बने हुए थे, जो भवन थे, इसमें वो बनाए हुए थे पक्की ईंटों से, ठीक है। और इन ईंटों का जो एक अनुपात होता था, और वो अनुपात क्या था, 4:2:1। तो ये था ईंटों का अनुपात। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें मिली हैं उनका अनुपात क्या है, तो क्या है, 4:2:1। फिर देखते हैं कि देखिए, मैंने अभी आपको बताया तो जो सड़कें हैं वो मुख्य जो सड़क जो दरवाजे हैं घरों के, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा जगह थी जहाँ पर दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है हमसे कि लोथल में जो दरवाजे थे वो किस ओर खुलते थे, तो कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार कि विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है। तो ये लगभग हमारा कुछ हद तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देख लिया है। इसके अलावा बाकी का हम अपने नेक्स्ट उसमें करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना आप इसका ले सकते हो। ये चैप्टर होने के बाद हम इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी पूछे गए हैं हम एक बार उनको और देखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हमने देखा किस आधार पर इसका नामकरण किया गया है, कैसे इसका उद्भव हुआ है, किस किस के मत हैं उद्भव के आधार पर, विशेषताएं देखी हमने, फिर इसका विस्तार देखा कहाँ से कहाँ तक है, कितने देशों में फैली हुई है ये देखा हमने, अलग अलग देशों में किन किन स्थानों पर फैली हुई है ये देखा हमने, भारत के जितने 7 राज्य हैं 7 राज्यों में कौन कौन से स्थान मिल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो देखे हमने, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो नगर नियोजन से संबंधित वो देखे हमने। तो ये आज का हमारा कंप्लीट होता है सिंधु घाटी सभ्यता। थैंक यू।